फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे एपिलेप्सी में उसके इन्वेस्टिगेशन पार्ट देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन पार्ट में सबसे पहले हम लोग सीटी स्कैन और एमआरआई देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को एपिलेप्सी क्यों आया है, मतलब वहाँ पे उसके कॉजेस वगैरह देखने के लिए वहाँ पे कुछ ब्रेन में कुछ अबनॉर्मलिटीज वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें भी हमें रूल आउट करना जरूरी रहता है। इसलिए वहाँ पे सबसे पहले अभी हम लोग सीटी स्कैन और एमआरआई देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीटी स्कैन और एमआरआई ब्रेन जो हम लोग करवाते हैं, ये जैसे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे कुछ ब्रेन में अबनॉर्मलिटीज वगैरह है क्या, मतलब वहाँ पे ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह है क्या, या फिर वहाँ पे कुछ वहाँ पे वस्कुलर एनी लीजन्स वगैरह है क्या, ये सब चीजें देखने के लिए वहाँ पे हमें सीटी स्कैन और एमआरआई ब्रेन वगैरह भी करवाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है जो इंट्राक्रैनियल हेमोरेज वगैरह पेशेंट में रहता है, उसकी वजह से पेशेंट में क्या होता है जो सेरेब्रल कंप्रेशंस वगैरह डेवलप होता है, तो सेरेब्रल कंप्रेशन की वजह से फ्रेंड्स जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर्स वगैरह बढ़ता है, इसकी वजह से भी कई बार पेशेंट में फ्रेंड्स यहाँ पे एपिलेप्टिक अटैक वगैरह ये सब चीजें भी आ सकता है। इसलिए वहाँ पे सबसे पहले जो ब्रेन में कुछ अबनॉर्मलिटीज वगैरह है क्या, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज वगैरह देखने के लिए ये सब चीजें हमें सीटी स्कैन और एमआरआई जो इमेजिंग वगैरह करते हैं, ये सबसे उसको इंपॉर्टेंस रहता है। इसलिए से पेशेंट में सीटी स्कैन और एमआरआई ब्रेन भी हम लोग करवा पाते हैं। इसलिए फॉर एनी फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंसी वगैरह ये सब चीजें देखने के लिए हम लोग सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म क्या रहता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये ईईजी है ना, ये मेजर रोल करता है हमारे इन्वेस्टिगेशन पार्ट में, मेजर रोल करता है हमारे एपिलेप्सी के पेशेंट में वगैरह। ठीक है, ईईजी में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे ब्रेन में मतलब वहाँ पे हमारे सिर पे क्या करते हैं, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन पे हमारे जो स्कल पे एक छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स ऐसे प्लेस किए जाते हैं, और वहाँ पे फ्रेंड्स हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स वगैरह जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो भी जनरेट होती है, वो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं फ्रेंड्स, कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ पे ग्राफ पे वो सब जनरेट किया जाता है। ठीक है, ग्राफ पे जनरेट करते हैं, जैसे कि हम लोगों की ईसीजी वगैरह कैसे वर्क करते हैं, ये सब चीजें हमें पता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे भी ये ईईजी भी उसी तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो कुछ भी हमारे ब्रेन में से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स वगैरह जो जनरेट होते हैं वो सब कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ पे ग्राफ पे सब जनरेट किया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह रहते हैं वो अच्छी तरह से उसको रीड करके वहाँ पे फिर कंक्लूजन वगैरह निकाला जाता है। फ्रेंड्स ईईजी में क्या होता है, एनी फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंट, मतलब वहाँ पे पर्टिकुलर ब्रेन में उस पार्ट में समझो कुछ वहाँ पे इंपल्सेस वगैरह जनरेट होते हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज वगैरह उस पार्ट में समझो हो रहा है, ये सब चीजें वहाँ पे ईईजी में दिखाया जाता है फ्रेंड्स वहाँ में। ठीक है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, वहाँ पे ब्रेन के कुछ कौन से स्ट्रक्चरल पार्ट में वगैरह ये सब चीजें वगैरह है, ये सब चीजें वहाँ पे डायग्नोस हो जाते हैं। मतलब पेशेंट को जनरलाइज सीजर से या फिर पार्शियल सीजर से, इनकेस पार्शियल सीजर है तो ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्वमेंट वगैरह है, ये सब चीजें वहाँ पे अच्छी तरह से हमको ईईजी में डायग्नोस हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए इस पेशेंट में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम वगैरह करना जरूरी रहता है। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टिगेशन पार्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग एपिलेप्सी में है उसका ट्रीटमेंट पार्ट देखने वाले फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ट्रीटमेंट पार्ट में एक एक करके हमें हम लोग उसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या दे रहे हैं, और वहाँ पे इनकेस पेशेंट को एपिलेप्सी का अटैक वगैरह आता है इसलिए उस स्टेटस एपिलेप्टिक्स में ट्रीटमेंट क्या देना है, या फिर वहाँ पे पेशेंट को लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट क्या देना है, ये सब चीजें भी हम लोगों को यहाँ पे भी देखने वाले फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए अभी हम लोग उसका ट्रीटमेंट पार्ट अच्छी तरह से देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यदि पेशेंट में कुछ न्यूरोलॉजिकल कुछ डिफिसिट वगैरह है, उसके कॉजेस की वजह से ब्रेन में पेशेंट को समझो एपिलेप्टिक अटैक्स वगैरह आ रहा है, जैसे कि फ्रेंड्स जो फेब्रल कन्वल्जन्स हम लोगों ने देखा, जैसे कि फेब्रल कन्वल्जन्स वगैरह है, हमें फीवर को वगैरह कंट्रोल करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स वहाँ पे कुछ कॉजेस वगैरह है, उस कॉजेस की वजह से समझो कन्वल्जन्स वगैरह आ रहे हैं, तो हमें उस कॉजेस को सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो इंट्राक्रैनियल पेशेंट को हेमोरेज वगैरह है, उसकी वजह से पेशेंट को एपिलेप्टिक अटैक वगैरह आ रहा है, तो हमें उस दिशा में उस डायरेक्शन में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह सेट करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग एक एक करके उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जरा सा जनरल ट्रीटमेंट वगैरह क्या क्या देना जरा सा देख लेते हैं। बाद में हम लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वगैरह क्या देना है वो भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स जो आता है लुक फॉर एनी स्ट्रक्चरल लीजन्स। ठीक है, लुक फॉर एनी स्ट्रक्चरल सीएनएस लीजन्स लाइक ब्रेन ट्यूमर वगैरह है क्या, वो ब्रेन ट्यूमर वगैरह है क्या, सब चीजें हम लोग को सीटी स्कैन एमआरआई में हम चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, बाद में एनी मस्कुलर लीजन्स वगैरह है क्या, इनकी मेनिंजाइटिस वगैरह है क्या, ये सब चीजें हैं, तो वहाँ पे उनको सबसे पहले अभी हम लोग उसको ट्रीट करना है। ठीक है, तो ट्रीट दे। ठीक है, ये सब चीजें हैं, इनकी सब ब्रेन ट्यूमर है या फिर मस्कुलर लीजन्स वगैरह है या फिर वहाँ पे मेनिंजाइटिस वगैरह है, ये सब चीजें हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले उनको ट्रीटमेंट ऑफ कॉज करना, मतलब वहाँ पे उस कॉजेस का ट्रीटमेंट करना है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ता है। और इसके बाद में फ्रेंड्स कुछ वहाँ पे ब्रेन वहाँ पे समझो कुछ ड्रग रिलेटेड कुछ वहाँ पे एपिलेप्टिक अटैक वगैरह आता है, तो ऐसे केसेस में भी फ्रेंड्स वहाँ पे जो ब्रेन स्टिमुलेंट्स जो ड्रग है वो चीज़ें भी हमें अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल समझो वहाँ पे थियोफाइलिन है, कैफीन वगैरह है, ये सब चीज़ें क्या करते हैं फ्रेंड्स हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं,
वहाँ पे ब्रेन को स्टिमुलेट करने के बाद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज वगैरह जनरेट हो जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे एक्स्ट्रा, इसलिए वहाँ पे कई बार ये सीजर्स वगैरह ये ड्रग एसोसिएटेड भी देखा जाता है। सो फ्रेंड्स स्टॉप ड्रग्स लाइक थियोफाइलिन, जो थियोफाइलिन का है फ्रेंड्स वहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है, इसके साथ साथ कई बार स्टिमुलेट सीएनएस को स्टिमुलेट भी करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इनके सीएनएस को ऐसे एसोसिएटेड ऐसे प्रेसिपिटेटिंग ऐसे कॉलेज में फ्रेंड्स वहाँ पे कोई पेशेंट को वगैरह ऐसे सीएनएस स्टिमुलेंट वगैरह या थियोफाइलिन वगैरह करता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे थियोफाइलिन का डोज वगैरह रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, विच में कॉजेज द सीजर्स, ठीक है। ये थियोफाइलिन है, उसके साथ साथ तो फ्रेंड्स वहाँ पे कैफीन भी है, कैफीन को भी फ्रेंड्स कैफीन से भी सीएनएस स्टिमुलेंट होता है और कई बार इससे भी फ्रेंड्स उसके एसोसिएटेड भी सीजर्स वगैरह आ सकते हैं, इसलिए ड्रग्स वगैरह पेशेंट को अवॉइड करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स वहाँ क्या है अवॉइड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स वगैरह है क्या, जैसे फैक्टर्स कौन से स्लीप डिप्राइवेशन, पेशेंट इनके समझो अच्छी तरह से नींद नहीं ले रहा है, यानी कि इनके डिप्रेशन में जा रहा है, तो यानी उनके समझो आप कुछ पेशेंट फास्टिंग वगैरह कर रहा है, बहुत दिनों तक खाना वगैरह कहा मतलब बहुत दिनों तक फास्टिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है। ऐसे फास्टिंग कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ऐसे फास्टिंग कंडीशन में ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं सीजर्स आने के लिए। उसके साथ साथ वीडियो गेम्स वगैरह जो कि बच्चों वगैरह वीडियो गेम्स कंटिन्यू खेलते रहते हैं, उनको भी फिर इससे पेटेंट एपिलेप्सी वगैरह ऐसे केसेस में देखा जाता है। इसलिए जो प्रेसिपिटेटिव फैक्टर्स है ना स्लीप डिप्राइवेशन, फास्टिंग और वीडियो गेम्स जो कि हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, इसलिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे ना जो स्लीप डिप्राइवेशन, फास्टिंग, वीडियो गेम्स वगैरह ऐसी चीज़ें भी प्रेसिपिटेटिव फैक्टर्स वगैरह है, ये सब चीज़ें भी फ्रेंड्स वहाँ पे अवॉइड करने रहते हैं, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स देखते हैं हमें कुछ यहाँ पे मेटाबॉलिक कॉजेज है क्या, मेटाबॉलिक कॉजेज कौन से वहाँ पे करेक्ट करना रहता है, इनके स्पेस में समझो हाइपरग्लाइसीमिया है या फिर वहाँ पे समझो हाइपोग्लाइसीमिया है या फिर वहाँ पे कई बार क्या होता है हाइपोनाइट्रीमिया या फिर हाइपरनाइट्रीमिया वगैरह है, जो कुछ भी हम लोगों को ये सब चीज़ों की वजह से समझो वहाँ पे कुछ ब्रेन में हम जो प्रेशर वगैरह क्रिएट करता है या फिर वहाँ पे कुछ अबनॉर्मलिटीज वगैरह डेवलप होते हैं, तो ऐसे मेटाबॉलिक कॉजेज भी फ्रेंड्स मेटाबॉलिक कॉजेज की वजह से भी फ्रेंड्स वहाँ पे सीजर्स वगैरह आ सकता है, इसलिए ऐसे मेटाबॉलिक कॉजेज को भी सबसे पहले हमें ट्रीट करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से फ्रेंड्स वहाँ पे जनरली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह हम लोगों को पता जरा सा देखना चाहिए कि वहाँ पे कुछ कॉजेज वगैरह है तो अंडरलाइन कॉजेज को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बाद में हम लोग फ्रेंड्स अभी हम लोग ये एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स वगैरह जो है वो जैसे एपिलेप्टिक के पेशेंट में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वगैरह कौन से देने चाहिए, ये सब चीज़ें भी अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है तो पेशेंट को कब देना चाहिए ये सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले अभी हम लोग एंटी एपिलेप्टिक के इंडिकेशंस देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये एंटी एपिलेप्टिक्स मतलब क्या होता है, जो एपिलेप्टिक जो सीजर्स वगैरह आने पेशेंट को जो आते हैं वो पेशेंट को ना आए या फिर वहाँ पे उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर वहाँ पे स्टेटस एपिलेप्टिक्स वगैरह पेशेंट रहते हैं, मतलब वहाँ पे एक्यूट कंडीशन रहती है पेशेंट की समझो एपिलेप्टिक की, वैसे में पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या देना है, ये सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले अभी हम लोग जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है ना, एंटी एपिलेप्टिक मतलब एंटी एपिलेप्टिक मतलब जो एपिलेप्सी को पेशेंट को आने नहीं देता, मतलब वहाँ पे पेशेंट को सीजर्स वगैरह आने नहीं देता, ये ड्रग्स वगैरह देने रहते हैं, तो उसके इंडिकेशंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडिकेशन क्या आता है, इनकी पेशेंट की समझो हिस्ट्री वगैरह है, हिस्ट्री ऑफ सजेस्ट ऑफ रिकरेंट एपिलेप्टिक सीजर्स इज एस्टैब्लिश्ड, इनकी पेशेंट में समझो एपिलेप्टिक की हिस्ट्री वगैरह है, ठीक है। एपिलेप्टिक पेशेंट को कई बार ऐसे एपिलेप्टिक के अटैक्स वगैरह आए तो ऐसे पेशेंट में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वगैरह चालू करना जरूरी रहता है, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स समझो इन अबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस वगैरह दिखाई देते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझो वहाँ पे सेंसरी जो सेंसरी एग्जामिनेशन है या फिर मोटर एग्जामिनेशन हम लोग जो चेक कर रहे हैं पेशेंट का, वहाँ पे कुछ अबनॉर्मलिटीज वगैरह लग रही है, इनके रिफ्लेक्सेस में कुछ हमको ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस वगैरह लग रहे हैं या फिर वहाँ पे पेशेंट को कई बार जर्की मूवमेंट्स वगैरह हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ऐसे केसेस में भी फ्रेंड्स वहाँ पे इनके अबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस वगैरह है, तो ऐसे केसेस में भी हमें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वगैरह यूज करना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स जो पेशेंट को समझो प्रेजेंटिंग स्टेटस एपिलेप्टिक से या फिर पेशेंट को ऐसे एक्यूट एपिलेप्टिक अटैक वगैरह पेशेंट को आया है, ऐसे केसेस में भी फ्रेंड्स हमें जल्द से जल्द पेशेंट को क्या करना रहता है, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वगैरह देने रहते हैं। फॉर एग्जांपल समझो पेशेंट को ग्रैंड माल एपिलेप्सी मतलब टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन्स वगैरह आ रहे हैं, ऐसे केसेस में एंटी कन्वर्जन ड्रग्स हमको देने पड़ते हैं, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स समझो अबनॉर्मल ईईजी है जो कि सजेस्ट ऑफ जनरल सीजर्स वगैरह है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को वहाँ पे जनरल सीजर्स वगैरह हम लोगों ने देखे हैं, इनके पेशेंट को जो अबनॉर्मल ईईजी जो ईईजी सजेस्ट क्या कर रहा है, इनके जनरल सीजर्स वगैरह पेशेंट को सजेस्ट कर रहा है, तो ऐसे केसेस में भी फ्रेंड्स हमें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। बाद में इनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी वगैरह है, तो इनके पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी है और पेशेंट मोर प्रोन है एपिलेप्टिक अटैक्स वगैरह डेवलप होने के, तो ऐसे केसेस में भी फ्रेंड्स हमें जल्द से जल्द ऐसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वगैरह चालू करना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है जो ग्रैंड माल एपिलेप्सी जो स्टेटस एपिलेप्टिक जो टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन्स वगैरह आते हैं पेशेंट में, ऐसे केसेस में क्या होता है हमारे पेशेंट को इंजरी वगैरह होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, इसलिए ऐसे केसेस में एपिलेप्टिक अटैक वगैरह पेशेंट को ना आए, इसलिए हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह सेट करना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है।